हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी की पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछे गए प्रश्नों में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चनों की सोर्स ट्रेसिंग करेंगे। दोस्तों, सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले पॉलिटी सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों की सोर्स ट्रेसिंग की जा चुकी है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से आए थे। क्या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पड़ेगा? इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का ट्रेंड क्या था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का सोर्स क्या था, और सबसे जरूरी बात, क्या जिन सोर्सों को हम रेफर कर रहे हैं उनसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, सोर्स के रूप में मैंने ल्यूसेंट, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी को लिया है। अगर आप स्पेक्ट्रम की जगह किसी दूसरे सोर्स को प्रेफर कर रहे हैं तो आप मेरे साथ ही अपने सोर्स को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रेविलियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? हमको नॉट करेक्टली मैच देखना है। ऑप्शन ए बैरकपुर 29 मार्च 1857, ऑप्शन बी 10 मई 1857 मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ 4 जून 1857, ऑप्शन डी झांसी 11 मई 1857। दोस्तों, अगर हम इसके सोर्सों की बात करें तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं। स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि 1857 की क्रांति का सूत्रपात बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें अपना ऑप्शन ए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से विद्रोह की शुरुआत हुई, ये सही दिखाई देता है। अब अगर हम अपने अगले ऑप्शन की ओर बढ़े तो मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना, अंग्रेजों को मारना शुरू किया। इसका मतलब यहाँ से हमें दिखाई देता है कि मेरठ से शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। और अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन भी यही कहता है कि मेरठ से 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी की सहानुभूति बेगम के साथ थी। इसका मतलब यहाँ से हम देखते हैं कि लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई थी। और हमारा ऑप्शन भी यही कहता है कि लखनऊ में 4 जून 1857 को शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि ये इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली 3 ऑप्शन सही है और स्पेक्ट्रम में हमें ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलता है। यानी झांसी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, ये स्पेक्ट्रम में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये 3 ऑप्शन सही हैं और हमें इस क्वेश्चन में नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है, इसका मतलब जो ऑप्शन डी बचा हुआ है यही सही सुमेलित नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से हल हो रहा है। अब अगर हम अपने दूसरे ऑप्शनों की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम में झांसी से कब शुरुआत हुई ये एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम ऑप्शन की हेल्प से अपने एग्जैक्ट आंसर तक जा सकते हैं। अब अगर हम दोस्तों ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर पुरान को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोलकर नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। इस तरह से देखते हैं कि मंगल पांडे और बैरकपुर में क्रांति की या विद्रोह की शुरुआत हुई और 29 मार्च 1857 को हुई। अब अगर हम इसी में दूसरा देखते हैं तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 30 नॉर्थ से 1857 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत हुई। यानी यहाँ से हम देखते हैं कि मेरठ में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। इस तरह से हमें अपना 2 ऑप्शन मिल गया। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखते हैं कि लखनऊ के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लखनऊ के बारे में देखें तो यहाँ पे लखनऊ में भी लिखा हुआ है कि 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम झांसी में देखें तो यहाँ झांसी में एग्जैक्ट डेट नहीं दी है। इसका मतलब यहाँ भी ल्यूसेंट वाला हाल है, सॉरी स्पेक्ट्रम वाला हाल है कि हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं लेकिन चौथा ऑप्शन झांसी वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन हम अगर 3 ऑप्शन हमको पता है तो हम
एलिमिनेशन मेथड से झांसी को राइट ऑप्शन चुन सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पढ़ के जाता है तो भी वो इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होगा, अगर वो ल्यूसेंट पढ़ के जाता है तो भी वो इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होगा। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी को बात करें इसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में केवल म्यूटिनी स्टार्ट्स इन मेरठ 10 मई 1857 दिया हुआ है, लेकिन और कहीं भी डेट हमको किसी लोकेशन को लेकर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो इस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में नहीं होंगे, आपको अन्य सोर्सों की जरूरत पड़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? बाबा रामचंद्र ने, इंद्रनारायण द्विवेदी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो और इसमें पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मुख्यतः होम रूल की गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन किया गया। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र इंद्रनारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में बात की गई है और इसका गठन गौरी शंकर मिश्र इंद्रनारायण द्विवेदी ने किया। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, शायद इसीलिए क्वेश्चन में संयुक्त प्रांत किसान सभा को मेंशन किया गया है, लेकिन आपको वहाँ उत्तर प्रदेश किसान सभा मानकर ही चलना होगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें यहाँ ऑप्शन में बी इंद्रनारायण द्विवेदी को दिखाई देता है और कमीशन ने यही उत्तर भी दिया है। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से हल हो रहा है। अब अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट ने भी यही संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्रनारायण द्विवेदी ने की है। इसका मतलब लूसेंट से भी ये क्वेश्चन हल हो रहा है। दोस्तों एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जिससे आपका ये क्वेश्चन हल हो जाए, वहाँ पे ऐसे किसी भी फैक्ट की बात नहीं की गई है। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट लूसेंट पढ़ के जाता है तो इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होगा, स्पेक्ट्रम पढ़ के जाता है तो वो प्रश्न को हल करने की स्थिति में होगा, लेकिन एनसीईआरटी से इस प्रश्न को किसी भी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ए अखिल भारतीय मजदूर संघ, बी यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ, सी अनुशीलन समिति, डी युगांतर। दोस्तों अगर सोर्स की बात करें तो उसमें स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में लिखा गया है कि दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका। इस बम हमले में हॉर्डिंग के कई सेवक मारे गए तथा बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। सब दोस्तों हमें यहाँ स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पे जो बम फेंका गया उसमें रास बिहारी बोस की प्रमुख भूमिका थी, लेकिन हमें कहीं से भी ये भी नहीं पता चलता कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले समूह का नाम क्या था। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम में हम आगे देखें तो वहीं पर मेंशन है बंगाल में अनुशीलन समिति के बारे में मेंशन किया गया है, और उसी अनुशीलन समिति के सदस्यों के रूप में अगर हम यहाँ पढ़ें तो दिल्ली में रास बिहारी बोस सचिन सान्याल ने दूरदराज के क्षेत्रों जैसे पंजाब, दिल्ली एवं संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास हेतु अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, जबकि हेमचंद्र कानूनगो ने राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेशों की यात्रा की। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता चलता है कि रास बिहारी बोस अनुशीलन समिति के सदस्य थे और वही दिल्ली में अनुशीलन समिति को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से दो खंडों में हम जान करके स्पेक्ट्रम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर अनुशीलन समिति होगा। अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में यह लिखा गया है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद्र, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। दोस्तों अगर हम इस तरह से लूसेंट में देखें तो हमें ये तो पता चलता है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका था, लेकिन हमें कहीं से यही पता नहीं चलता है कि इस सारी भूमिकाओं में अनुशीलन समिति का एक हाथ था। इस तरह से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप स्पेक्ट्रम पढ़कर ही हल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लूसेंट पढ़ के आता है तो इस प्रश्न को पूरी तरह से हल करने की स्थिति में नहीं होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है By which of the following acts the system of Chamber of Princes with 120 members was created? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? ए 1853 का चार्टर एक्ट, बी 1793 का अधिनियम, सी 1909 का अधिनियम, डी 1919 का अधिनियम। दोस्तों अगर हम अपने सोर्सों में स्पेक्ट्रम में देखें तो द इंडियन स्टेट्स नाम का एक चैप्टर है जिसमें पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन नाम का एक टॉपिक है। उसी में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि According to the recommendation of Montfort reforms, a chamber of princes was set up as a consultative and advisory body, having no say in the internal affairs of individual states and having no powers to discuss matters concerning existing rights and freedom.
यानी हमें यहाँ डायरेक्ट नहीं पता चलता कि किस एक्ट के जरिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी, लेकिन हमें ये पता चलता है कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के जरिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। और हम जानते हैं कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म 1919 के एक्ट से संबंधित है। इस तरह से अगर आप स्पेक्ट्रम की एक अच्छी समझ रखते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो दोस्तों ल्यूसेंट में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है जहां पर यह बताया गया हो कि 1919 के अधिनियम के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई है। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को स्पेक्ट्रम पढ़कर ही हल कर सकते हैं, ल्यूसेंट पढ़ के इस क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले तो ईबी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। दोस्तों ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में ऐसा एक लौता क्वेश्चन है जो हमें किसी भी अपने डेली रूटीन के सोर्स में नहीं देखने को मिलता है। आयोग ने इसका उत्तर सी दिया है, और जब हमने सोर्स को चेक किया तो ना तो स्पेक्ट्रम में इसका आंसर देखने को मिलता है, और ना ही ल्यूसेंट में देखने को मिलता है, और ना ही एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। यानी एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे डेली रूटीन के सोर्स से नहीं पूछा गया है। अगर हम इसके सोर्स को चेक करते तो हम चेक कर सकते थे कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, लेकिन हमारे सोर्स ट्रेसिंग के सीरीज का मेन एम अपने डेली रूटीन के सोर्सों को रिलेवेंसी को चेक करना है। इसलिए हमने बस इतना ही जानने की कोशिश की कि ये हमारे डेली रूटीन के सोर्सों से नहीं पूछा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ द आजाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी भवानी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट, वीरांगना रेजिमेंट। दोस्तों अगर हम अपने सोर्स की बात करें तो और उसमें स्पेक्ट्रम को देखें तो स्पेक्ट्रम में ओरिजिन एंड फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी नाम से एक टॉपिक है। उसमें अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सिस पावर। रिक्रूट्स वर ट्रेन्ड एंड फंड कलेक्टेड फॉर द आईएनए। ए वुमेन रेजिमेंट कॉल्ड द रानी झांसी रेजिमेंट वाज आल्सो फॉर्म। अगर हम सरल शब्दों में बोले तो एक वुमेन रेजिमेंट को स्टैब्लिश किया गया था, उसका नाम रानी झांसी था। इसका मतलब स्पेक्ट्रम से हमें ये देखने को मिलता है कि इसका उत्तर रानी झांसी रेजिमेंट है, और ये स्पेक्ट्रम से हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में भी मेंशन किया गया है कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड के नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ल्यूसेंट में भी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का उल्लेख मिलता है, और बताया जाता है कि महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पढ़ के जाता है तो भी एक वो क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होगा, और अगर ल्यूसेंट पढ़ के जाता है तो भी वो इस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? हजरत महल, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, नाना साहब। अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एट बरेली खान बहादुर ए डिसेंडेंट ऑफ द फार्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड वाज प्लेस्ड इन कमांड। यानी अगर सरल शब्द में बोले तो बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर कर रहे थे। इसका मतलब स्पेक्ट्रम से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अगर हम ल्यूसेंट में देखें तो ल्यूसेंट में भी हमको देखने को मिलता है कि बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां कर रहे थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो जाता है। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो दोस्तों एनसीईआरटी में लीडर्स एंड फॉलोअर्स करके एक टॉपिक दिया हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे रीजन्स और उनके लीडर को लोकेट किया गया है। लेकिन जब आप देखेंगे इस चैप्टर को तो इस चैप्टर में बरेली का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बहुत सारे रीजन और उनके लीडरों को मेंशन किया गया है, लेकिन बरेली को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को स्पेक्ट्रम से हल कर सकते हैं, ल्यूसेंट से हल कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से इस प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालक्रम के दृश्य निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह। अब अगर हम इसके सोर्स को ल्यूसेंट में देखें तो दोस्तों हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन के बारे में तिलक की जो लीग थी वो 1916 में स्टेब्लिश की गई थी, और बेसेंट की लीग भी 1916 सितंबर में स्टेब्लिश की गई थी। यानी होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। जलियांवाला बाग मास्कर 13 पे 1919, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की 13 पे 1919 को हुआ था। अब अगर हम खिलाफत की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि थस एट द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली नवंबर 1990 ए कॉल वाज मेड फॉर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। अब अगर हम मोपला अपराइजिंग की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मोपला विद्रोह की शुरुआत 1921 में हुई थी।
यानी अगर सबसे बाद के मूवमेंट की हम बात करें तो वो मूवमेंट मुपला वृद्धों ही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम ल्यूसेंट की बात करें दोस्तों, तो ल्यूसेंट में भी यही मेंशन किया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोपला वृद्धों 1920-22 में हुआ था, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो यही सबसे अंतिम में हुआ वृद्धों था। इस तरह से अगर हम कहें तो ल्यूसेंट पढ़ के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों एनसीईआरटी में कहीं भी ऐसा कुछ एक ऑर्डर में देखने को नहीं मिलता है जिस ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, यानी अगर आप एनसीईआरटी केवल पढ़ के जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में इस तरह का सीरीज नहीं दिया गया है ताकि आप एबव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। Who among the following women freedom fighter was not associated with Quit India movement? निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मतंगिनी हजारा, अरुणा आसिफ अली, कनकलता बरुआ, शांति घोष। दोस्तों अब अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में एस्पेक्ट ऑफ द न्यू फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल करके एक टॉपिक दिया हुआ है। उसमें अगर आप देखें तो सूरसेन, जो सूरसेन के नेतृत्व में जो बंगाल में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें शांति घोष को मेंशन किया गया है। यानी शांति घोष एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंटर थी जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से संबंधित थी। अगर आपको ये पता चल गया कि शांति घोष बंगाल के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से संबंधित थी, यानी वो भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं थी। इसका मतलब अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ के जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो दोस्तों ल्यूसेंट में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता है जहाँ पे शांति घोष को रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से दिखाया गया हो। एक दो जगह शांति घोष को मेंशन तो किया गया है, लेकिन वहां से कहीं भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है ताकि आप इस प्रश्न को हल कर पाएं। यानी ल्यूसेंट पढ़ के आप इस प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं। अब अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो दोस्तों एनसीईआरटी में भी कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है ताकि आप इस प्रश्न को हल कर पाएं। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर हम देखें तो कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड कुछ पिछले वर्षों के सिमिलर ही रहा है। ज़्यादातर गांधी निरा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्ट से, 1857 के रिवोल्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर टाइप की बात करें तो हम सिंपल टाइप के मॉडरेट टू सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब अगर हम अपने सोर्स की बात करें तो ल्यूसेंट से 6 क्वेश्चन हल हो रहे हैं, स्पेक्ट्रम से 8 क्वेश्चन हल हो रहे हैं, एनसीईआरटी से अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समझ रखते हैं तो केवल 2 से 4 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पढ़ के जाता है तो वो 8 क्वेश्चन को 9 क्वेश्चन में से हल करने की स्थिति में होगा। अगर वो ल्यूसेंट पढ़ के जाता है तो 9 में से 6 क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होगा। अगर वो एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तो 9 में से 2 से 4 क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होगा। अब अगर हम इंडिविजुअली सोर्स को इवैल्यूएट करें तो दोस्तों अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम को रेफर नहीं कर पाते हैं, तो ल्यूसेंट पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन और कहीं से ऐड कर सकते हैं तो ल्यूसेंट से भी आपका काम हो जाएगा। बशर्ते आपको ये समझना होगा कि आज के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आज के समय में 1-2 क्वेश्चनों का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, और ऐसे लोग जो बॉर्डर पे जाके यानी 1-2 नंबर से इनका रह रहा हो, उनके लिए 1-2 नंबर बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर दोस्तों एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्चुअल बुक है। आप एनसीईआरटी को अपने कॉन्सेप्ट को, अपने लैंग्वेज को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एनसीईआरटी को मेन सोर्स नहीं मानना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनकी हमने सोर्स ट्रेसिंग भी की। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी सीरीज में अन्य वीडियो भी अपलोड होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।